इकोनॉमी के लिए दो गुड न्यूज़ है। एक तो रिटेल महंगाई 25 महीने के सबसे निचले स्तरों पर आ गई है, वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी दमदार रफ्तार देखने को मिली है। मई में सीपीआई 4.70% से घटकर 4.25% पर पहुंच गई है। वहीं अप्रैल आईआईपी 1.1% से बढ़कर 4.2% पर आ गई है। फूड, कपड़े, जूते समेत सभी महंगाई में गिरावट है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इन दोनों ही खबरों को समझते हैं। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा जुड़ गए हैं। रजनी, सीपीआई में राहत है, कोर सीपीआई में भी राहत दिखाई दे रही है और साथ ही आईआईपी के नंबर्स भी अच्छे आए हैं पिछले महीने की तुलना में। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सीपीआई इन्फ्लेशन जो कम आया है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्फ्लेशन नीचे जाएगा और उसमें एक बड़ा रोल स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट का भी है। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हाँ फूड इन्फ्लेशन नीचे गया है, बाकी सब जो कंपोनेंट्स है उसमें भी इन्फ्लेशन नीचे गया है, लेकिन एक बड़ा रोल लास्ट ईयर के बेस इफेक्ट ने प्ले किया है जिसके कारण इन्फ्लेशन नीचे गया है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी आगे चल के भी 1-2 महीना इन्फ्लेशन नीचे जाएगा, उसके बाद फिर से थोड़ा अपटिक होगा। जैसे कि ये जो बेस इफेक्ट है वो कम होते जाएगा, वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ऊपर नहीं जाएगा। हम पूरे साल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीपीआई का एवरेज अराउंड 5.1% रहेगा, जैसा कि आरबीआई ने भी प्रोजेक्ट किया है। तो सीपीआई इन्फ्लेशन में हमें, जबकि ओवरऑल नंबर नीचे गया है, बट हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा क्योंकि फूड इन्फ्लेशन, स्पेसिफिकली सीरियल इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। अभी भी सीरियल इन्फ्लेशन डबल डिजिट में 12% है। मिल्क इन्फ्लेशन हाई है। कुछ और कंपोनेंट्स जैसे कि पल्सेस, उसमें भी हमने देखा कि फिर से थोड़ा स्ट्रेंथनिंग मोमेंटम दिख रहा है। और इन सब के बीच में हमें थोड़ा कंसर्न ये भी है कि ये वेदर रिलेटेड डिसरप्शन क्या होगा, एल नीनो का इम्पैक्ट क्या होगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगी कि इन्फ्लेशन फ्रंट में हाँ, ये एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि वेदर रिलेटेड डिसरप्शन होने का चांसेस है। और जैसा कि आईआईपी का डेटा आया है वो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव सरप्राइज था हमारे लिए भी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे 4% अबव 4% नंबर। हमारा एक्सपेक्टेशन था अराउंड 1% वाईओवाई ग्रोथ। और इनफैक्ट स्पेसिफिकली इनकरेजिंग है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा था काफी वीक परफॉर्मेंस था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अच्छा ग्रोथ रिकॉर्ड किया है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी अच्छा ग्रोथ दिखाया है हमने। और अगर मैं और भी ब्रेकअप देखूं आईआईपी का, तो मैं हाईलाइट करूंगी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, जो कि बेसिकली कैप्चर करता है एफएमसीजी सेगमेंट को। उसमें भी पिछले महीना कॉन्ट्रैक्शन था, पर इस महीना हमने अच्छा ग्रोथ देखा है। हमें थोड़ा वेट करके देखना होगा कि ये ग्रोथ सस्टेन होता है कि नहीं, बट हाँ ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स है आईआईपी के लिए। ठीक है रजनी, एक छोटा सा सवाल, हालांकि आपके जवाब में बहुत कुछ निहित था, कि ये जो राहत दिखाई दे रही है सीपीआई में, क्या उसकी वजह से आरबीआई के लिए हालात थोड़े सुविधाजनक होंगे और क्या इसका कोई ठोस परिणाम आने वाले मीटिंग में दिख सकता है? ये बिल्कुल आरबीआई के भी प्रोजेक्शन के लाइन पे है। तो जैसा कि मैंने कहा, आरबीआई और मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इन्फ्लेशन नीचे जाएगा। तो आरबीआई का जो डिसीजन था लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में, उसने इसे ये फैक्टर इन कर लिया है। अगर इन्फ्लेशन उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नीचे जाता है, तब हम सोच सकते हैं कि आरबीआई का कुछ चेंज होगा डिसीजन में। बट एज लॉन्ग एज वो आरबीआई के एक्सपेक्टेड लाइंस में मूव कर रहा है, आई थिंक ये आरबीआई अभी रेट को चेंज नहीं करेगा। कुछ एक्सपेक्टेशन था मार्केट में भी कि मे बी रेट कट्स होगा आगे जाके, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 2023 में एटलीस्ट रेट कट नहीं होगा। इसलिए भी मैं ये कह रही हूँ क्योंकि आरबीआई ये भी कंसिडरेशन में रखेगा कि इन्फ्लेशनरी रिस्क अभी भी है। इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये रिस्क है कि अगर एल नीनो सिवियर आता है और उसका इम्पैक्ट होता है,
फूड प्रोडक्शन में ऑलरेडी कुछ फूड कंपोनेंट्स जैसे कि वीट, पल्सेस, मिल्क, इसमें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। तो उस पे अगर वेदर का भी प्रॉब्लम आ जाए तो इन्फ्लेशन फिर से ऊपर जा सकता है और आरबीआई इस ऐसे माहौल में सतर्क रहना पसंद करेगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी मेंशन करूंगी कि ग्लोबली भी काफी अनसर्टन है इकोनॉमिक सिनेरियो। क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी कंफर्टेबल लेवल पे है, पर ये मुश्किल है कहना कि प्राइसेस इसी लेवल पे रहेगा और क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टनिटीज बढ़ सकता है, कोई सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ सकता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी उस थ्रेट है कि बढ़ सकता है। सो ऐसे सिचुएशन में ये सब रिस्क को देखते हुए आरबीआई आई थिंक स्टेटस को मेंटेन करेगा एटलीस्ट 2023 में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनी। तो फिलहाल जो बातचीत रजनी से हुई उसके मुताबिक फिलहाल आप क्रॉस आर फिंगर्स बोल सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंटिन्यू करे, फिर जाके राहत मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही थी और इसको काबू में रखने के लिए सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है। साथ ही सरकार हर महीने 15 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचेगी भी। पिछले कुछ दिनों में गेहूं की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी हुई है। डिटेल समझते हैं, असीम मनचंदा के पास चलते हैं। असीम, बताएं कीमतों का हाल और ये बड़ा फैसला। ये सही कह सकते हैं, सरकार का एक बड़ा फैसला है। अप्रैल में जब गेहूं नई फसल आई थी तब गेहूं की कीमतों में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिली थी, लेकिन मैं अगर पिछले एक महीने की बात करूं तो गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कीमतें 8% तक बढ़ गई हैं। तो यही वजह है कि सरकार ने गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है। 31 मार्च 2024 तक सरकार ने गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाई है। जो ट्रेडर्स हैं या जो रिटेलर्स, जो होलसेलर्स हैं, वो 3000 मीट्रिक टन तक गेहूं रख सकते हैं। रिटेलर 10 मीट्रिक टन तक गेहूं अपने पास रख सकते हैं। सारी जितने भी गेहूं आप अपने पास रखेंगे उसकी जानकारी सरकार के आपको पोर्टल के ऊपर देनी पड़ेगी। तो सरकार का ये एक्शन यही बता रहा है कि सरकार चाहती है कि गेहूं के दामों में कटौती आए। खासतौर पर ये भी बता दूं कि सरकार ने इस साल अपना गेहूं खरीद का लक्ष्य 340 लाख टन रखा था, लेकिन सरकार उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। सरकार सिर्फ 260 लाख टन ही गेहूं खरीद पाई, लेकिन फिर भी सरकार ने ये फैसला किया कि सरकार खुले बाजार में इसी से यहाँ से गेहूं बेचेगी। हर महीने 15 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचा जाएगा। सरकार एमएसपी 2150 के दामों पर ये गेहूं बेचेगी। तो सरकार को लग रहा है कि आने वाले दिनों में इससे गेहूं की कीमतों में कमी बाजार में आएगी। असीम, आप बने रहिए, फिर से आपके पास लौटेंगे दूसरी खबर के लिए। फिलहाल बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते का आज पहला दिन था और बाजार में दायरे में कारोबार रहा। इसी के साथ बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 99 अंक चढ़कर 62,725 पर बंद हुआ। निफ्टी 38 अंक चढ़कर 18,602 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई आईटी, रियल्टी, मेटल शेयरों में। बैंकिंग, फार्मा शेयरों पर आज दबाव देखने को मिला। और अब बात बिपरजॉय तूफान की। बिपरजॉय तूफान के आने से पहले महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्टल इलाकों में लहरें उफान पर हैं। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तूफान से लड़ने के लिए दिल्ली से लेकर गुजरात तक तैयारियां तेज हैं। संवाददाता केतन जोशी अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। बताइए केतन, गुजरात में बिपरजॉय तूफान को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या अपडेट है, और प्रधानमंत्री, गृहमंत्री की बैठक भी इस पे हुई है। देखिए, खासकर जो तूफान है वो गुजरात के तटीय इलाकों में टकराने की पूरी संभावना है। जो आज सुबह 360 किलोमीटर दूर था पोरबंदर से, वो तूफान अब सिर्फ 310 किलोमीटर रह गया है, यानी कि तूफान आगे बढ़ रहा है। और खासकर पोरबंदर, कच्छ, मोरबी, राजकोट, जामनगर ऐसे इलाके हैं जो कि सौराष्ट्र के रीजन है, वहां पर ये तूफान है वो 15 जून को दोपहर में टकराने की पूरी संभावना है। गुजरात प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली है कि कम से कम इसका नुकसान हो। खासकर हर जिले में एक वरिष्ठ मंत्री को लगाया गया है और वो वहां प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल से जो तटीय इलाके से बेहद करीब वाले गांव हैं, 250 से ज्यादा, उन गांव जो कि 1 से 5 किलोमीटर की रेंज में है समंदर से,
उनको एक सलामत स्थान पर लेकर जाया जाएगा और ऐसे लोगों की संख्या है वो हजारों में हो सकती है। आज के दिन है 2500 लोगों को स्थानांतरित किया हुआ है और ज्यादातर जो बंदरगाह है वहां पर 9 और 10 नंबर का सिग्नल है वो लगाया गया है, यानी कि एक डेंजर जोन में है स्थिति, इस तरह का एक सूचित ये सिग्नल करता है। मुख्यमंत्री लगातार इसके ऊपर बैठक कर रहे हैं। अभी अभी चीफ सेक्रेटरी ने जितने भी जिले प्रभावित होने की आशंका है वहां के कलेक्टर और प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन ली है, खासकर आपदा को रोकने या निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर एक पूरी रिव्यू मीटिंग भी की जिसमें एनडीआरएफ, मौसम विभाग और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। तो ये जो तूफान है वो आना तय लगभग लग रहा है। जो कराची की ओर पहले जाने वाला था, अब उनका रुख है वो सौराष्ट्र के तटीय इलाके खासकर कच्छ, पोरबंदर पर टकराएगा। तो अभी से तैयारियां शुरू कर दी है ताकि नुकसान कम से कम हो और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर एक बैठक की है। तो हम कह सकते हैं कि अब अगले 2-3 दिन है वो काफी सीवियर रहने वाले हैं। कुछ इलाकों में है भारी तेज पवन भी शुरू हो गया है और बारिश भी शुरू हो गई है। तो अगले 3 दिन में इसका असर है वो लगातार बढ़ता जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया केतन, आप नज़र बनाए रखें। हम आपको इस तूफान के बारे में लगातार अपडेट देते रहेंगे हर बुलेटिन में। फिलहाल इतना ही। दिल्ली में बाइक टैक्सी से चलने वालों को झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाने की बात कही है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले को पलटते हुए इस पर रोक लगा दी है। और डिटेल के लिए चलेंगे एक बार फिर से हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, बताएं कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? फरवरी में दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी के ऊपर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार का तर्क था कि ना इनके पास कोई कमर्शियल लाइसेंस है, ना ही कोई पॉलिसी है, तो ऐसे में इनको चलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो उसके बाद जो कंपनियां हैं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक सरकार इसको लेकर के कोई पॉलिसी बनाती है तब तक इनको ये चलती रह सकती हैं। लेकिन उसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कमर्शियल लाइसेंस नहीं है इनके पास तो इनको चलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिलाया कि 31 जुलाई तक एक पॉलिसी लेकर के आ जाएगी और उसके बाद इन कंपनियों को लाइसेंस दिए जा सकते हैं। तो तब तक दिल्ली वालों को वेट करना पड़ेगा, तब तक बाइक टैक्सी दिल्ली में नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिम। बढ़ते खबरों में आगे, मध्य प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस ने जबलपुर से अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले नर्मदा पूजन किया और उसके बाद लोगों को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के लोगों से 6 वादे किए। इसमें किसानों की कर्ज माफी, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 200 यूनिट बिजली का हाफ बिल, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और पुरानी पेंशन योजना लागू करना शामिल है। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार हमला बोला। इधर हरियाणा में किसानों की मांग को लेकर आज एक बड़ी पंचायत हुई। इसमें यह फैसला किया गया कि एमएसपी को लेकर अगर कानून नहीं बना तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसमें राज्य के कई किसान नेता आए, साथ ही पहलवानों ने भी किसानों का साथ देने का ऐलान किया। खुद पहलवान बजरंग पुनिया भी महापंचायत में आए थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी पर कानून जल्द से जल्द बनाए। हमने वो कहा है कि जो भारत सरकार ने एमएसपी लागू की है उस पे कानून बना दे। हमने यही तो कहा। भारत सरकार ने बार बार कह रही कि हम रेट बढ़ा रहे, देश को गुमराह कर रही है। हमने कहा कि जो आपने एमएसपी तय की उस पे आप कानून बना दो, एमएसपी गारंटी कानून। ये जब तक नहीं बनेगा ये किसान आंदोलन करता रहेगा। देश में बड़े आंदोलन की फिर जरूरत पड़ेगी। देखिए, हम अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम भी किसान परिवार से, हम भी जो किसान हमारे भाई खड़े हैं रोड पे, हम उनके साथ खड़े हैं। गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन करवाने वाले शाहनवाज खान की गिरफ्तारी के बाद आज उसे ठाणे सेशन कोर्ट में पेश किया गया।
यहाँ कोर्ट ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश ले जाने की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस शाहनवाज को सड़क के रास्ते गाजियाबाद ले जाएगी, जहां 15 जून को उसकी कोर्ट में पेशी होनी है। इस बीच ठाणे कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को आरोपी की सुरक्षा और खान पान का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। कल ही शाहनवाज खान की महाराष्ट्र के अलीबाग से गिरफ्तारी हुई थी। शाहनवाज गेमिंग ऐप पर और गेमिंग का इस्तेमाल करते हुए नाबालिगों का धर्मांतरण कराने का काम करता है, ऐसा उस पर आरोप है। यहाँ तक कि उसने खुद इस बात को माना है कि वो जाकिर नाइक से प्रभावित होकर ये काम करता था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नई रणनीति बनाने में जुट गई है। एक तरफ नए दोस्त खोजे जा रहे हैं तो पार्टी के अंदर भी फेरबदल की बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के माउथपीस द ऑर्गेनाइजर ने एक लेख के जरिए बीजेपी को चुनाव से पहले नसीहतें दी हैं। क्या 2024 से पहले बीजेपी करेगी कोर्स करेक्शन? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। 4 में दिल्ली एम्स में सस्ती जेनरिक दवाओं की एक और नई दुकान खुली है। यहाँ पर आपको बाजार भाव से 60% तक सस्ती दवाएं मिल जाएंगी। नई ओपीडी बिल्डिंग के सामने अमृत फार्मेसी नाम से खुली इस दवा दुकान का जायजा लिया हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। अगर आप बाजार से 60% तक सस्ती दवाइयां खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा दिल्ली के एम्स में। इस वक्त मैं खड़ी हूं अमृत फार्मेसी के बाहर। ये नई फार्मेसी दिल्ली एम्स में खोली गई है। राजकुमारी अमृत कौर जो नई ओपीडी है उसके गेट नंबर 6 के सामने। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फार्मेसी का जो मकसद है वो यही कि जो भी पेशेंट है उन्हें अफोर्डेबल प्राइस में दवाइयां मुहैया कराई जाएं। तो यहाँ पर ये फुली एयर कंडीशन फार्मेसी यहाँ पर खोली गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फार्मेसी है ये 24/7 काम करेगी, यानी कि दिन हो या रात अगर आपको कभी भी दवाई खरीदने की जरूरत पड़ती है और आप चाहते हैं कि बाजार में वो दवाई महंगी है तो ऐसे में सस्ती दवाई यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं। किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है कि बस आपके पास एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर आप यहाँ से मेडिसिन खरीद सकते हैं। तो जो ब्रांडेड और जेनरिक सभी दवाइयां यहाँ पर मौजूद है। कितनी सस्ती पड़ेंगी अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक एंटी कैंसर मेडिसिन है ज़ोल्टेरो। अगर इसकी एमआरपी की बात की जाए तो 3134 रुपए इसकी एमआरपी है। लेकिन अगर अमृत फार्मेसी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 95% तक का डिस्काउंट मिलेगा और 147 रुपए में ये मेडिसिन आप यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी बात करेंगे ये है सिप्ला की सुहागरा टैबलेट। ये बेसिकली हार्ट में ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो इस पर भी आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो भी 84% के करीब रहेगा। तो ऑन एन एवरेज तो 60% तक का डिस्काउंट है। लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जो 95% तक सस्ती आपको अमृत फार्मेसी में मिल जाएंगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भराते वक्त चौकन्ना रहिए। लोकल सर्किल के एक सर्वे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि आधे से ज़्यादा ग्राहकों को लगता है साल भर में कम से कम एक बार पेट्रोल पंप पर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। 14% ग्राहकों ने कहा कि साल में कम से कम एक बार बिना मीटर जीरो किए पेट्रोल भरना शुरू कर दिया गया, जबकि 52% ग्राहकों ने पेट्रोल भरवाने के बाद सामान्य से कम माइलेज मिलने की शिकायत की। और ये तो थी सर्वे की बात। आइए अब देखते हैं ग्राउंड पर लोगों की क्या राय है। किसी पेट्रोल पंप से हमने डलाया है 500 रुपए का तो मेरी गाड़ी 150 किलोमीटर चली है। किसी पेट्रोल पंप से मैंने 500 का भरा है, मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर चलती है। नहीं, कभी कभी एक दो पेट्रोल पंप पे हुआ हमारे साथ ऐसा। अभी मेरी गाड़ी में तेल था, मतलब कम था, पर मैंने गिराया तो मैंने 1500 रुपए गिराया तो उसमें कट मार गया। क्या मैंने कि भाई कह रहा है ऑटो कट हो गया। मैंने कहा ऑटो कट तो जब होता है फुल हो जाती है, तो वो मीटर टेम्परिंग है। वो मुझे नहीं लगता, मतलब ऐसा होता है। मैं रेगुलरली यहाँ से भरवाता हूँ कहीं से। नहीं, मैं स्पेशली इसी पेट्रोल पंप पे इसलिए आता हूँ क्योंकि और पेट्रोल पंप पे मैं जाता हूँ ना, ये त्रिलोकपुरी है, चिल्ला में है, तो वहाँ पर कुछ मुझे कमी लगती है कि पेट्रोल कम डला है। नहीं, ऐसा तो नहीं, खैर जीरो तो खैर दिखाते हैं हर जगह पे। और कभी लगा ऐसा? कभी
एक बार शादरा पेट्रोल पंप पे हुआ था, वहाँ थोड़ी दिक्कत लगी थी मेरे को। बस क्या दिक्कत लगी थी? कि मेरे को कम डला है, मतलब कैसे पता चला आपको? मतलब मेरे को लगा मतलब जितना अपना उठना चाहिए उसमें पेट्रोल की उतनी नहीं उठी थी। हाँ। और हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने सर्वे की रिपोर्ट पर ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से भी बात की। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट को आम धारणा पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया। देखिए, जहाँ तक आपने एक सर्वे की बात की है, मुझे नहीं मालूम उस सर्वे का क्या तथ्य है और कैसे है। हाँ, ये बात जरूर है कि ग्राहकों की कुछ शिकायतें रहती हैं और शिकायतों के निवारण के लिए और शिकायतें ऐसी ना हो और ग्राहक को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली और इन्फॉर्मेशन देकर ज़्यादा सख्त किया जा सके, ज़्यादा उसको आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका सहयोग कर सकें और ज़्यादा उसको उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें क्वालिटी क्वांटिटी पे। इसके लिए हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी तीनों और बल्कि प्राइवेट कंपनी सभी लोग इस पे रहते हैं। अब आप देखिए कि जैसे कि आपने पहले बताया कि साहब मुझे कहीं एक साल में ऐसा लगा कि कम मिला है, तो कम मिला है तो खैर शिकायत हम पंप वालों को मिलेगी क्योंकि उनको लगता है कि पंप पे ही कुछ ना कुछ कारण से वो कम आया हुआ, चाहे वो पार्किंग में उसकी गाड़ी से चोरी हो गई है, चाहे वो ड्राइवर चोरी कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एलिगेशन पंप वाले पे आता है। क्या ऐसे सिस्टम बनाएंगे जिसमें कस्टमर्स को ज्यादा विश्वास हो? किस तरह के चीजें टेक्नोलॉजी हैं इसमें? देखिए, जहाँ तक हमारे यहाँ पर एक क्वांटिटी का कोई इशू है तो 5 लीटर का मेजर बहुत सालों से है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी के लिए 5 लीटर का मेजर बहुत लोग नहीं मांगते हैं, तो आपके पास हमारा ऑटोमेशन में है सारे पंप। जितना भी आपका रिकॉर्ड है, चाहे आपने 25 दिन 50 दिन या महीने भर भी पेट्रोल डलवाया है और आपको थोड़ा सा भी शक है, आपको जो टाइम याद है और ये याद है कि किस नोजल से आपने डलवाया था, तो आप आ जाकर हमारे एक बैक हैंड पे सिस्टम होता है जिससे कि आप अपने कि आपके जीरो डला या नहीं डला, जीरो था या नहीं था, या कितनी क्वांटिटी पेट्रोल की डली, ये आप आके चेक कर सकते हैं। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारलिंक के लिए एक साथ 52 इंटरनेट सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। इन्हें 2 स्टेज वाले फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। पहले फॉल्कन 9 रॉकेट ने बैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से उड़ान भरी और पैसिफिक के ऊपर पहुंचा। इसके बाद फाल्कन का पहला स्टेज वापस लौट आया और उसने समुद्र में स्पेसएक्स के ड्रोन शिप पर लैंडिंग भी की। दूसरे स्टेज में रॉकेट ऑर्बिट की ओर बढ़ता रहा और इसने सभी सैटेलाइट को वहां तैनात कर दिया। दरअसल स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम है। इससे दुनिया के उन इलाकों में इंटरनेट की पहुंच बनाने में मदद मिलेगी जहां सामान्य फाइबर बेस्ड इंटरनेट ले जाने में दिक्कत है। स्पेसएक्स कई साल से स्टारलिंक को तैयार कर रहा है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। जापान में एशिया कप चैंपियनशिप पर भारत ने खिताबी जीत हासिल की। टीम इंडिया ने फाइनल में 4 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया। इससे पहले दिग्गज जापान को भी भारतीय टीम ने हराया था। प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गजों ने इस जीत पर खुशी जताई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।